नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज सबसे पहले हम नए ओसामा की बात करेंगे, जिसे अमेरिका ने भारत के लिए बड़ा खतरा बताया है और इसके पीछे अलकायदा का हाथ है। साथ ही पुणे से गिरफ्तार आतंक के स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर का ड्यूटी चार्ट भी दिखाएंगे, जो आईएसआईएस के आदेश पर युवाओं को आतंकी डोज दे रहा था। इसके बाद मणिपुर पर कुछ ऐसे विस्फोटक खुलासे जो अब तक आपने कहीं नहीं देखे होंगे। TV9 भारतवर्ष के पास गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट की एक डिटेल मौजूद है, जिसमें यह दावा किया गया कि मणिपुर में सब कुछ प्री प्लान था। वैसे मणिपुर पर संसद में आज भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। बड़ी खबर यह कि मणिपुर पर केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सोमवार को आ सकती है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत में खुद सदन में मौजूद रहेंगे। फिर भारत के अंडर वाटर जासूस का पहला वीडियो देखिएगा। यह ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल आज लॉन्च कर दिया गया। यह जासूस कैसे दुश्मनों की जासूसी करेगा और चीन और पाकिस्तान में बेचैनी क्यों है, यह भी जरूर देखिएगा। फिर भारत की सेमीकंडक्टर वाली सत्ता की बात होगी। आज पीएम मोदी ने गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि जो कंपनियां भारत की सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, उन्हें 50% वित्तीय मदद मिलेगी। सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से आपको क्या फायदा होगा, ये भी देखिएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। आज भी मौसम विभाग ने मुंबई के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से पहले ही बाढ़ के हालात हैं। और डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इंडिगो पर पिछले 6 महीने में 4 बार एसओपी के उल्लंघन का आरोप है। 4 बार इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया था। तो सत्ता में आज हमने सबसे पहले एक ऐसी खबर दिखाने का फैसला किया जो इस देश की मजबूत सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। यह खबर ऐसे खतरे के बारे में है जिसके बारे में पता चलने के बाद से भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब इस खतरे से निपटने की तैयारी भी शुरू हो चुकी होगी। दरअसल कश्मीर से महाराष्ट्र तक आतंक की सत्ता फैलाने वाले प्लान पर एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस पर आज हम न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की 2 कुंजी खोलेंगे। पहली कुंजी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़े खतरे के बारे में भारत सरकार को आगाह किया गया है। यह खतरा है नए ओसामा का। आज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर के लिए अलकायदा ने कैसे एक नया ओसामा तैयार किया है। और दूसरी कुंजी पुणे के आईएसआई प्रेमी डॉक्टर पर आधारित है, जिसका नाम है अदनान अली सरकार, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। यह डॉक्टर आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में युद्ध जैसी तैयारी कर रहा था। आज आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक डॉक्टर आतंक का स्पेशलिस्ट बन गया था। सबसे पहले हम आपको पुणे के आईएसआईएस प्रेमी डॉक्टर की ही कुंडली दिखा देते हैं, जो आतंकवादियों के इशारे पर भारत में गजवाए हिंद वाली साजिश को इम्प्लांट करने का प्लान बना रहा था। इसका नाम है डॉक्टर अदनान अली सरकार और ये एक MBBS है। 43 साल का डॉक्टर अदनान अली एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है, यानी ये लोगों को किसी सर्जरी से पहले वो दवा देता है जिससे उन्हें दर्द का एहसास ना हो। इसे एनेस्थीसिया वाले इलाज का 16 वर्षों का अनुभव है, यानी इन 16 वर्षों में इसके पास कितने मरीज आए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। दर्द के एहसास को खत्म करने वाला ये डॉक्टर देश को दर्द देने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा था। आप खुद सोचिए, आप जिस डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, क्या अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा हो? अभी और सुनिए। आईएसआईएस के कोर्स में डिग्री हासिल करने वाला डॉक्टर अदनान अली सरकार इंग्लिश, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का जानकार है और जाहिर है इस ज्ञान का इस्तेमाल भी वो आईएसआईएस के एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। अदनान अली सरकार पर एनआईए के खुलासे ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। अब आपको बताते हैं डॉक्टर शब्द को बदनाम करने वाले आतंक के स्पेशलिस्ट अदनान अली सरकार के बारे में एनआईए ने क्या क्या दावे किए हैं, यानी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहे इस डॉक्टर का वर्क प्रोफाइल है क्या। पहला खुलासा, आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बनाने का यह काम करता था। स्लीपर सेल यानी आतंकवादियों का वो दस्ता जो आम लोगों की तरह दिखता है, आम लोगों की तरह जिंदगी जीता है, उन्हीं के बीच रहता है, लेकिन असल में वो काम करता है आतंकवादियों के लिए। डॉक्टर अदनान अली ऐसे ही स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। दूसरा काम, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की भर्ती करना, यानी अदनान अली सरकार युवाओं को आतंक की डोज दे रहा था।
इसका टारगेट वो युवा थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें पैसों का लालच देकर गुमराह करना सबसे आसान था। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि 16 साल से डॉक्टर के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छिपा रहा अदनान अली देश की एकता, अखंडता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा था और सीधे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। डॉक्टर अदनान अली सरकार आईएसआईएस के उस महाराष्ट्र मॉड्यूल का सबसे अहम मोहरा था, जिससे जुड़ी 4 और गिरफ्तारियां एनआईए पहले भी कर चुकी है। एनआईए के इस खुलासे के बाद हमारे संवाददाता पुणे के कोंडवा इलाके में अदनान अली के उसी घर में पहुंचे जहां ये डॉक्टर एक बहुत बड़े ऑपरेशन पर काम कर रहा था। यह ऑपरेशन किसी मरीज का नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद का था। पुणे के कोंडवा इलाके में पवन परमार सोसाइटी में ये जो फ्लैट है, यहीं पे डॉक्टर अदनान अली सरकार कुछ सालों से रहते थे। अभी ये फिलहाल ये फ्लैट बंद है। आप देख सकते हैं इस फ्लैट पर जो लिखा हुआ है, कुछ अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जब एनआईए ने उनको अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करने के बाद ये खुलासा सामने आया है। अदनान अली सरकार ISIS के कांटेक्ट में थे और ISIS में लड़कों की रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी अदनान अली सरकार पे थी। अदनान अली सरकार सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थे और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो लड़कों के रिक्रूटमेंट करने की करते थे। और अब बात सत्ता की दूसरी कुंजी की, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत के लिए ओसामा नाम के एक खतरे की घंटी बजी है। ये वो ओसामा नहीं जिसे अमेरिका ने एबेटाबाद में मारा था, बल्कि ये एक नया ओसामा है जिसे अलकायदा ने जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पर जो सालाना रिपोर्ट जारी की गई, उसमें यह बताया गया कि अलकायदा जम्मू कश्मीर के लिए एक नए आतंकी संगठन पर तेजी से काम कर रहा है। इस आतंकी संगठन का नाम है AQIS, यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। इस आतंकी संगठन AQIS के हेड नाम, जो इसका हेड का नाम है, वो ओसामा महमूद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 200 आतंकी AQIS से जुड़ चुके हैं, 200 आतंकवादी। और आतंकी संगठन अलकायदा और उसके दूसरे संगठनों को दोबारा से खड़ा करने में तालिबान और ISIL के जैसे आतंकी संगठन मदद कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी साजिशों के लिए कर रहा है और उसकी इस साजिश का सेंटर जम्मू कश्मीर भी है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो अपना जो ऑपरेटिव्स हैं वहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार और ये अपना मलेशिया तक वहाँ पे भी इन्होंने भेजे हैं और वहाँ पे ये पूरा अपना जाल फैला रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरीके से वो अंदर हो, इन्फिल्ट्रेट करें और इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद में फिर यहाँ पे जो अपना जो पूरा वो नेटवर्क है वो बना के तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो करें। और ये जो अलकायदा इन इस्लामिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसी अलकायदा के ये तालिबान की एक शाखा है जो बनाई है उन्होंने। वैसे अपने नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में इंडियन आर्मी लिखने वाले जवान इन दिनों बॉर्डर पर जिस एक्शन वाले मूड और आतंकवादियों का सफाया करने वाले मोड में नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत अलकायदा को ही है। इसलिए अलकायदा के लिए चेतावनी है कि वो कोई भी दुस्साहस करने से पहले इंडियन आर्मी की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ले। ये नया इंडिया है जो घर में घुसकर भी मारता है, अपने घर में घुसने वाले आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारता है। आज से 12 साल पहले अलकायदा वाले एक ओसामा पहले ही खो चुके हैं। अब अमेरिका के कमांडोज ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबेटाबाद में घुसकर जब उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब उसने कश्मीर के लिए ओसामा महमूद को तैयार किया है और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के तेवर भी इस वक्त अमेरिका वाले ही हैं। इसलिए इस नए ओसामा की भी ज्यादा सांसें बाकी नहीं बची हैं। अगर ये कश्मीर में खून बहाने आएगा तो इंडियन आर्मी की गोली खाकर दुनिया से
उठ जाएगा। सत्ता में अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां से हर रोज नए सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। मणिपुर के विस्फोटक हालात की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन वहां की जमीनी हकीकत धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एमएचए को सौंपी गई रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल है। यह बड़ा खुलासा है। मणिपुर में उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश रची थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मणिपुर कैसे जला, कैसे वहां लूटपाट हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने सुनियोजित तरीके से सरकारी शस्त्रागारों पर हमला किया था। 4 मई को दोपहर 1:45 पर उपद्रवियों की भीड़ ने ईस्ट इंफाल के पंगई में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को घेरकर वहां हमला किया और 446 हथियार लूट लिए। इसी तरह 28 मई की दोपहर 2:28 पर तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ ने 7th मणिपुर रिजर्व बटालियन में बड़ी संख्या में रखे हथियारों को लूट लिया। इसी शाम 8:50 पर 8th IRB यानी इंडियन रिजर्व बटालियन पर 10,000 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने पहले पथराव किया और फिर हथियार लूट लिए। इस लूट से जुड़े सरकारी दस्तावेज टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। हमें सुरक्षा बलों की ओर से तैयार की गई वो रिपोर्ट मिली है, जिसमें सरकारी शस्त्रागार से लूटे गए हथियारों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। एमएचए को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में 4,537 हथियार लूटे गए। सुरक्षा बलों के कुल 37 शस्त्रागारों से 4,537 हथियार लूटे गए। 3 मई, 4 मई और 28 मई को यह हथियार लूटे गए। मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से 446 हथियार लूटे गए। पूरे मणिपुर में 37 जगह पर लूटपाट हुई। करीब 6 लाख कारतूस भी लूटे गए। लूटे गए हथियारों में LMG, MMG, AK, इंसास, असॉल्ट राइफल्स, MP5, स्नाइपर, पिस्टल और कार्बाइन भी शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक 10 जगह से कुकी समुदाय ने हथियार लूटे, जबकि 37 जगहों से मैतेई समुदाय ने लूट को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि किस दिन, कितने बजे, कितनी संख्या में भीड़ ने किस जगह पर हमला किया और कौन कौन से हथियार लूटकर फरार हो गए। हथियारों की लूट सोच समझकर की गई और इसके साथ ही मणिपुर में हिंसा की आग फैलती चली गई, जिसका नतीजा है वो मातम जो मणिपुर की जली हुई बस्तियों में पसरा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मणिपुर के मोरे में जले हुए खामोश घरों के बीच से हमारे रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। मोरे के इस इलाके में जगह जगह आगजनी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर जो सामान है उससे धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये इमारत देखिए, इस इमारत को भी आग के हवाले किया गया और ये देखिए पूरा कंपाउंड था जहाँ पर कुछ व्हीकल यहाँ पर खड़े हुए थे, कुछ टेम्पो यहाँ पर खड़े हुए थे और इन टेम्पुओं के अंदर भी ये देखिए, इन व्हीकल्स के अंदर भी जमकर आगजनी की गई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए जितने भी व्हीकल यहाँ पर आप खड़े हुए दिखाई देंगे, सभी के अंदर यहाँ पर आग लगाई गई है। जो घर यहाँ पर हैं उन घरों को आग के हवाले किया गया। जो लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे, क्योंकि पिछले 3 महीने से यहाँ पर सब कुछ शांत था, किसी ने जरा भी इस बारे में सोचा नहीं था, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। और सुबह 9 बजे अचानक से हिंसक एक भीड़ यहाँ पर पहुंची और उसके बाद देखिए किस तरीके से उत्पात मचाया गया। घर के जितने भी विंडो के शीशे हैं सभी आपको टूटे हुए दिखाई देंगे, घर के पर्दे जले हुए दिखाई देंगे और जो घर है एक तरीके से वो पूरा काला आपको दिखाई देगा, क्योंकि घर पूरे तरीके से यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया। ये देखिए एक और घर है जिसको पूरे तरीके से राख में तब्दील कर दिया गया। घर के अंदर जो जितना भी सामान रखा हुआ था उसको जलाकर यहाँ पर राख कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा ताला लगा हुआ था। इस घर में जो रहने वाले लोग हैं, हालांकि वो पहले से इस घर को खाली करके जा चुके थे, लेकिन कल अचानक से मॉब एक बार फिर इस घर के अंदर आया और उसके बाद इस घर को हिंसक तत्वों ने पूरे तरीके से आग के हवाले किया। अब सवाल यह कि क्या मणिपुर में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है? क्या इंसाफ के लिए उम्मीद की कोई किरण दिख रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मणिपुर के उस इलाके में गई जहां हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि 72% लोग राज्य सरकार के प्रशासनिक कामों पर लौट चुके हैं और 82% स्कूलों में स्टूडेंट आ रहे हैं। आज इसकी ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। आपने मणिपुर की तनावपूर्ण तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है उससे आपको सुकून जरूर मिलेगा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, क्लासरूम की तस्वीरें हैं एक स्कूल के, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 3 मई के बाद जब ये हिंसा शुरू हुई तब से स्कूल बंद कर दिए गए थे और 21 जुलाई के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। दरअसल ये इंफाल का
सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल के अंदर जरा नज़र डालिए एक बार, जितनी भी जो स्ट्रेंथ है स्कूल की, जो क्लास की स्ट्रेंथ है, वो देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो ज़िंदगी है, जो पहले तनावपूर्ण थी, अब धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रही है। ये लैब है और लैब के अंदर भी आपको यहाँ पर बच्चे दिखाई देंगे पढ़ाई करते हुए, और अगर कहें तो दोनों कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, दोनों समुदाय, चाहे मैती हों चाहे फिर क्योंकि ये दोनों समुदाय के बच्चे इस वक्त एक साथ पढ़ाई करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। Most of the parents, they have requested the school authorities to open the school and accept their children. We have to accept their children because teaching learning process is required to save the future of our children. बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलके, सिस्टर से मिलके, और स्कूल को भी बहुत ही मिस किया था वेकेशंस में। कितने दिनों बाद स्कूल आए? सर 2 महीने बाद। तो खुश हो? यस सर, बहुत खुश हूँ। बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आपके साथ अब बैठने लगे? हाँ सर, सब आ गए हैं, कुछ बचे हैं अभी भी आना। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे आके, सर अपने दोस्तों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट की सबसे खास बात अगर आपने गौर की हो तो वो ये कि इस स्कूल में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के जो बच्चे हैं साथ साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर को लेकर आज फिर से संसद में हंगामे वाले मॉनसून सीजन का नया एपिसोड देखने को मिला। आज मॉनसून सत्र के 7वें दिन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अधीर रंजन चौधरी के बीच इस दौरान जोरदार बहस हुई। कुछ ऐसा ही सीन राज्यसभा का भी रहा। हंगामे के बीच शुरू में कार्यवाही 45 मिनट तक तो चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए सांसद संजय सिंह ने आज भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आप संसद वाली न्यूज रील देख लीजिए और समझ लीजिए कि मणिपुर को लेकर राजनीतिक आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं। पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। Speaker sir, with your permission, I rise to lay on the table of against my name in today's revised list of business. हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त कर दो। बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। काले कपड़े, उजले कपड़े पहन के आ रहे हैं, वो देश में एक्सपोज होंगे, होने दीजिए। दुख की बात यह है कि लोकसभा में धड़ाधड़ विधेयक लाए जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस लाया जा रहा है और उसे पास करके कानून के रूप में तब्दील किया जा रहा है। Mr. Derek O'Brien, it has become your habit to engage into theatrics. You every time rise, you think it is your prerogative. The minimum thing which you can exemplify is to show respect to the chair. If I am saying something, you rise and create theatrics. Sorry, gentlemen, don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. तो संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने नई रणनीति बनाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कल मणिपुर दौरे पर जाएगा। बताया गया कि 29 और 30 जुलाई को यह प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। लेकिन विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तब शुरू हुई जब बीजेपी नेता रवि किशन ने इस पर तंज किया। श्रीलंका और पाकिस्तान जाने की उन्होंने नसीहत दी। डेलीगेशन सब जा रही है विपक्ष की मणिपुर।
अरे भाई जाएं ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। डेलीगेशन सब जा रही है विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई जाएं ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। वैसे आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मणिपुर में हिंसा हो रही है और संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि साल 1993 में मणिपुर हिंसा के दौरान राज्य में नागा और कुकी समुदाय आमने सामने हुए थे। उस दौरान 750 लोग मारे गए थे। ऐसे हिंसक दौर जितने मणिपुर में बार बार देखने को मिले हैं और ये आज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पुराने दौर में चर्चा कभी हंगामे और संसदीय गतिरोध के इस स्तर तक नहीं पहुंची थी और अब तक कभी वहां के इस संघर्ष का समाधान भी नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं इस बार मणिपुर की हिंसा पर सार्थक संसदीय चर्चा हो पाएगी और सत्ता और विपक्ष दोनों मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, कुरेदेंगे नहीं। और सत्ता में अब बात कर्नाटक की, जहां कांग्रेस सरकार के अजब गजब आर्थिक फॉर्मूले और शासन के नए मॉडल की चर्चा हो रही है। यह मॉडल थोड़ा दूजे किस्म का है, इसलिए कर्नाटक से 2200 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी इस पर चर्चा हो रही है। करीब 2 महीने पहले सत्ता में आई कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पिछले 3 दिनों में 2 ऐसे बयान दिए, या यूं कहिए कि 2 ऐसे मॉडल पेश किए जो लोगों के लिए थोड़े नए हैं। नए मॉडल से लोग थोड़े हैरान भी हैं और थोड़े परेशान भी। जिन 2 मॉडल्स की खूब चर्चा है उसमें पहला मॉडल है विकास के कामों से पहले की स्कीम को लागू करना जरूरी। दूसरा मॉडल है दूध महंगा करके किसानों को फायदा पहुंचाना। इन दोनों मॉडल्स पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कांग्रेस को सत्ता में लाने वाली फ्री स्कीम की। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में 4 करोड़ गारंटी कार्ड बांटे थे। इस कार्ड में कुछ वादे थे, जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने की मदद, गरीब परिवारों को 10 किलो फ्री चावल, बेरोजगारों को 1500 से 3000 रुपए का भत्ता, महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर का वादा। अब सरकार बन चुकी है तो उस पर इस बात का दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी फ्री गारंटी वाली स्कीम लागू करे। लेकिन सरकार की मुसीबत यह है कि उनके पास इन स्कीम्स को लागू करने के लिए पैसे ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 5 गारंटी को पूरा करने की कोशिश करती है तो उसे कम से कम 53,419 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार के पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, इसलिए सरकार ने विकास के कामों को होल्ड पर रखने का फॉर्मूला तैयार किया है, यानी विकास के कामों को रोककर लोगों से किए गए मुफ्त वाले वादे पूरे किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब छिप कर नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस साल ज्यादा विकास के काम नहीं हो पाएंगे। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के लिए बजट नहीं है, विधायकों को विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि कर्नाटक में विकास के काम पीछे चले गए हैं और चुनाव में किए गए फ्री वाले वादे प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। विकास कार्यों में खर्च होने वाले पैसे बचाकर 5 चुनावी वादों को अब पूरा किया जाएगा। तो एक तरफ मुफ्त चुनाव वाले वादे हैं और जिनको सरकार अपनी प्राथमिकता में रखे हुए है, तो दूसरी तरफ दूध महंगा करके दूध वालों को फायदा पहुंचाने का आर्थिक फॉर्मूला भी सामने आया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोकल मिल्क ब्रांड नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अगस्त से टोन्ड मिल्क की कीमत 39 रुपए की जगह 42 रुपए होगी और जबकि जो क्रीम वाला मिल्क है उसकी कीमत अगर हम देखेंगे तो वो भी बढ़ाई गई है। इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उनसे पूछा गया कि दूध महंगा हो गया है, तो उनका जवाब था कि हमने दूध बेचने वालों की मदद करने के लिए दूध महंगा किया है। एक बार सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। So we have implemented the 5 guarantees. We have said that all of them should see that the guarantees will be implemented and see that it reaches every household, and there should be a celebration of the program which has been reached to them, and we have communicated to them. We have said them this year you may find difficult for the new grants, which is already budget has been already been closed. Now we have implemented the guarantee. We have to give money to the farmers. The entire country it is 56 rupees, 50 rupees in our state only. They are getting very less, so that is why we want to help the farmers by 3 rupees. अब जो तर्क डीके शिव कुमार दे रहे हैं दूध बेचने वालों की मदद के लिए, उन्होंने दूध के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे में तो टमाटर के दाम बढ़ने से भी
किसानों को फायदा हुआ होगा, फिर तो महंगा टमाटर भी अच्छा है। डीके शिव कुमार के इस फॉर्मूले के तहत तो प्याज के दाम बढ़ने से प्याज उपजाने वाले जो किसान हैं उनको फायदा होगा, तो उसकी महंगाई पर भी जो महंगाई है इस हिसाब से वो अच्छी होनी चाहिए। और अमूल और मदर डेयरी जब दूध के दाम बढ़ाते हैं तो उससे भी किसानों का फायदा जुड़ा हुआ है, वो भी सही ही ठहराया जाएगा। कांग्रेस के समर्थकों की नजर में यह मास्टर स्ट्रोक है, जबकि कांग्रेस के आलोचक इसे अर्थशास्त्र का सिद्धारमैया शिव कुमार फॉर्मूला कह रहे हैं। हर राज्य की अपनी आर्थिक सेहत होती है, अब इस पर नजरिया 9 हम आपको बता दें, और कोई भी आर्थिक फैसला करते हुए इस आर्थिक सेहत की रिपोर्ट को देखते रहना चाहिए। कर्नाटक को वादे पूरे करने के लिए 53,419 करोड़ रुपए की जरूरत है। कर्नाटक का कुल बजट 2,26,000 करोड़ रुपए है। राज्य का कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है और कर्नाटक का वित्तीय घाटा 60,582 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर चुनावी वादों को पूरा करना अच्छी बात है। हर राजनीतिक दल को चुनावी वादों को जरूर पूरा करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल जब सत्ता में आ जाएं तो उन्हें यह भी सोचना होगा कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल की भूमिका में नहीं है, बल्कि सरकार की भूमिका में भी है। उनकी प्राथमिकता क्या है, मुफ्त वाले वादे या फिर विकास के काम? क्योंकि फ्री के फायदे अस्थायी होते हैं, जबकि विकास के फायदे दूरगामी होते हैं। वैसे भी 20वीं शताब्दी के मशहूर कवि एडवर्ड जेम्स ह्यूज का एक मशहूर कथन है, कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। किसी एक चीज में लाभ के लिए दूसरी चीज में भुगतान करना होता है। कर्नाटक के नेता भी अब फ्री वाले वादों को पूरा करने के लिए विकास के कामों से समझौता कर रहे हैं। और अब बात पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली की हंगामेदार राजनीति से थोड़ी दूर दक्षिण भारत के मल्लापुरम जिले के कोल्लिकोट में अपना उपचार करा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार चलने के कारण राहुल गांधी की घुटने की पुरानी चोट उभर आई थी। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई थी। इसे दूर करने के लिए राहुल गांधी आयुर्वेद से उपचार ले रहे हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आयुर्वेदाचार्य पीके वारियर की देखरेख में उनके घुटनों का इलाज चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी कॉलेज के दिनों से फुटबॉल के शौकीन रहे हैं, लेकिन कॉलेज के समय फुटबॉल खेलते वक्त उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा था। इलाज के बावजूद कभी कभार ये चोट उभर आती है। कुछ ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था, जिसके बारे में यात्रा के खत्म होने पर राहुल ने बताया भी था कि यात्रा शुरू करने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी पुरानी चोट परेशान करने लगी। तब एक बच्ची राहुल से मिली थी और उसने कहा कि मैं आपके साथ यात्रा में चलूं। उसके बाद राहुल के मुताबिक उनका मोटिवेशन उनको मिला और उन्होंने सोचा कि जब तक चल सकता हूं चलूंगा। आखिर में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। यात्रा खत्म होने और इंडिया गठबंधन के गठन के बाद राहुल गांधी को थोड़ा वक्त मिला है। वो अब मशहूर आयुर्वेदाचार्य के पास जाकर इलाज करवा रहे हैं। वैसे राहुल उसी केरल में है जहां के वायनाड से वो सांसद थे। इन दिनों संसद की कार्यवाही हंगामे के बीच चल तो रही है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता पहले ही जा चुकी है, इसलिए उन्हें समय भी मिल गया। हालांकि सदस्यता की बहाली के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई बाकी है। वैसे राहुल गांधी के केरल में रहने पर कांग्रेस के फ्यूचर प्लान पर थोड़ा असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के दिल्ली में नहीं होने के कारण कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कमेटी का गठन अब तक नहीं हो पाया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सलाह मशवरे के बाद ही अंतिम फैसला करना चाहते हैं। और अब सत्ता में ऐसी खबर जिसके बारे में सुनकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक बेचैनी के मीटर फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं। यह खबर भारत के उस अंडर वाटर जासूस की है जो समंदर में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। आज देश की समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नया सिपहसालार मिल गया। आज एक ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया गया जो समंदर की गहराई में रहकर दुश्मन देशों की गहरी साजिशों को फेल करने का काम करेगा। दावा किया जा रहा है कि अगले 6 महीने में इसे नेवी और आर्मी में कमीशन कर दिया जाएगा। अब हम आपको भारत के अंडर वाटर जासूस का पूरा परिचय दिखा देते हैं और इसे आज चीन और पाकिस्तान को भी जरूर नोट कर लेना चाहिए। दरअसल ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पानी के अंदर चलने वाले एक तरीके का रोबोटिक पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 2.1 मीटर और वजन करीब 50 किलोग्राम तक है। इसकी खास बात यह है कि यह लगातार 4 घंटे तक समुद्र में रह सकता है और 300 मीटर की गहराई में जाकर भी अपने काम को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। इसे समंदर में जासूसी के लिए सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है, जो पानी में रहकर दुश्मन की हर साजिश पर नजर रखेगा और नेवी और कोस्ट गार्ड को आगाह करेगा।
यह पूरी तरीके से जीपीएस सिस्टम से लैस होगा, इसलिए इससे लगातार संपर्क बना रहेगा। आपको इस अंडर वाटर जासूस की कुछ और खासियत भी बता देते हैं। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसे कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। दुश्मन पर निगरानी और उसकी जासूसी के साथ साथ इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये समुद्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं, कटिंग एंड जो कैमरा है वो इसके अंदर लगा हुआ है, रडार है, साथ ही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। समुद्री सुरक्षा के इस नए सिपह सलार पर हमने न्यूज मित्रों के लिए एक रील भी तैयार की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। Indeed very happy to be here for the launch of the autonomous underwater vehicle jointly designed and developed by GRSC and AETL. देश का पहला अंडर वाटर सर्विलेंस व्हीकल निरीक्षी हमारे सामने है। आप देख सकते हैं निरीक्षी DRDO द्वारा तैयार किया गया है और GRSC द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य काम रहेगा कि अंडर वाटर जब जाते हैं कोई शिप तो इसको मदरशिप से लॉन्च किया जाएगा और ये कोशिश करेगा कि कहीं माइन से या तो फिर कहीं पे कोई विस्फोटक है या तो फिर बाकी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उसका निरीक्षण करना और उसको मदरशिप को देना। This platform has got an endurance of 4 hours and it can go up to 300 meters length. So the process is on to enhance the endurance. So then this can be deployed across the coastal waters for ensuring safety of the coast. इसका जो डाटा है वो बड़े स्क्रीन में देखा जा सकता है और इससे ये सबमरीन से इसीलिए अलग है कि सबमरीन मैन ऑपरेटेड है, लोगों को इसको ऑपरेट करना पड़ता है। ये ऑटोमेटेड है, इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद ये पूरा चीज़ काम कर सकते हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 4 घंटा बैटरी पे चलेगी और सबसे बड़ी बात है 300 मीटर तक नीचे जाके ये काम कर सकता है। और सत्ता में अब बात उस सेमीकंडक्टर की जो 21वीं सदी में तकनीक की दुनिया का इंजन है, टेक्नोलॉजी का ड्राइवर है। आज की तारीख में हमारे और आपके इस्तेमाल में आने वाली करीब करीब हर चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, चाहे वो फोन हो, घड़ी हो, कार हो या फिर लैपटॉप हो। भारत सरकार ने अब इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। आज से 30 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 200 से भी ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AMD, IBM, मार्वल, वेदांता जैसे सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो देखिए, सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये अगर ऐसा हुआ तो चीन की सत्ता यहां जरूर डोलेगी। लेकिन इस सब के बीच में आज सत्ता का टाइम खत्म हो गया है।